नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स में 5 ईयर्स कोर्स में आपके एग्ज़ाम्स 3 ईयर्स कोर्स में तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। अब आपके जो सेकेंड ईयर का पेपर बचा होगा एक मूल कोर्ट के वाइवा का, और थर्ड ईयर का पेपर चल रहा है। आज के अपने वीडियो में बात करने वाले हैं जो LLB ऑनर्स का 5 ईयर डिग्री कोर्स में सातवें सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है। पहला पेपर आपका हो चुका है IPR का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। दूसरा पेपर आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या बोले विधियों का निर्वचन, उसको लेकर के जो आपका संविधियों का निर्वचन जो आपका विषय है, उसको लेकर के जो आपके महत्वपूर्ण विषय हैं, टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो पहली यूनिट आपकी इंटरप्रिटेशन को लेकर के है, और इंटरप्रिटेशन में आपको लॉ के मेकिंग का जो लेजिस्लेचर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा प्रक्रिया है, उसके विषय पढ़ना होता है। स्टैट्यूट्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स विद रेफरेंस टू मेथड्स, किस हिसाब से उसका वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट, दोनों ही क्लासिफिकेशन आपके लिए जरूरी है। सवाल भी बड़ा आपसे पूछा जाता है कि स्टैट्यूट को कैसे आप क्लासीफाई करेंगे, स्टैट्यूट को कैसे वर्गीकृत करेंगे। पहला तो मेथड्स के आधार पर, पद्धति के आधार पर, और दूसरा ऑब्जेक्ट के आधार पर। उसके बाद दूसरी यूनिट आपकी है जो स्टैट्यूट के टाइप्स और स्ट्रक्चर के विषय में है। दोनों यूनिट में आपके लिए जो जरूरी एक्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट है, जहाँ से आपको सामान्य अर्थ मिलता है आपके इस विधि के विषय के शब्दों का, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो दूसरी यूनिट आपकी स्टैट्यूट के टाइप्स और स्ट्रक्चर को लेकर के है, जहाँ पर आपको टर्म स्टैट्यूट का मतलब और इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट यहाँ भी पूछा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, जो आपके लिए जरूरी मैं बता दूं। अभी सवालों की एक बार दोबारा से चर्चा करेंगे। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है। जब आप बैरेट शुरू में पढ़ते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पर एक कमेंसमेंट की डेट अलग लिखी रहती है, ऑपरेशन की डेट अलग लिखी रहती है। रिपील का मतलब क्या होता है, उसकी डेट क्या होती है। रिवाइवल का मतलब क्या होता है। और उसी में एक सिद्धांत है, स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज अ होल इन इट्स कंटेक्स्ट। किसी भी स्टैट्यूट को, किसी भी विधि को, संविधि को उसके पूरे कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके थोड़े थोड़े टुकड़ों को निकाल कर अलग अलग अर्थ निकालते रहिए। तीसरी जो यूनिट है वो आपकी रूल्स और मैगजीन को लेकर के है, और सबसे मुझे लगता है कठिन यूनिट है आपके लिए, जिसमें आपको रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ना होता है। गोल्डन रूल आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। गोल्डन रूल हुआ, लिटरल रूल हुआ, मिसचीफ रूल हुआ। गोल्डन रूल आप एविडेंस में भी पढ़ करके आए होंगे। परपोजिव रूल हुआ। हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन कैसे करेंगे, दो विधियों में टकराव ना हो, आपने इसको पढ़ा होगा जिस समय आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। वहाँ पर आप जिस समय डॉक्ट्रिन ऑफ मेथड सब्सटेंस पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पढ़ते हैं, वेबर पढ़ते हैं, वहाँ पे आप हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ करके आते हैं। उसके बाद एक कुछ मैक्सिम्स है, नॉजिटर है, सोसिस है, एजुस्टम जेनरिस है, और उसके बाद चौथी यूनिट जो है वो एड्स टू इंटरप्रिटेशन को लेकर के है कि इंटरप्रिटेशन में कौन कौन सी चीज़ें, सहयोगी कारक जो है, चाहे इंटरनल एड्स हो गए, एक्सटर्नल एड्स हो गए, जो आपके लिए सवाल बहुत ज़रूरी है। और पीनल स्टैट्यूट हुए, टैक्सिंग स्टैट्यूट हुए, उनका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के है। किसी भी इंटरप्रिटेशन को लेकर के कौन सा डायरेक्टरी प्रोविजन है, कौन सा मैंडेटरी प्रोविजन है, और बेनिफिशियल कॉन्स्ट्रक्शन भी आपके लिए ज़रूरी है। जहाँ पर आप हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ते हैं, बेनिफिशियल कॉन्स्ट्रक्शन भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। मुख्य सवालों की बात करें, बड़े सवालों की बात करें, तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, लॉ की जो मेकिंग का प्रोसेस है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ लीजिएगा कायदे से। और लॉ मेकिंग प्रोसेस जब आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप दूसरा सवाल आपके लिए जरूरी है, स्टैट्यूट का क्लासिफिकेशन जो मैंने कहा। और स्टैट्यूट का जिस समय आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, उस समय स्टैट्यूट की क्लासिफिकेशन में आपको मेथड्स के आधार पर और आपको ऑब्जेक्ट के आधार पर, दोनों हिसाब से क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। तो दो सवाल आपके लिए पहले में जरूरी बनते हैं। एक तो लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस है वो, और स्टैट्यूट को आप किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरी जो यूनिट है वहाँ से लिए आपके जो इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर है कि विधायिका का आशय क्या है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे जो विधायिका का आशय है, किसी भी संविधि के पीछे, किसी भी स्टैट्यूट के पीछे जो विधायिका का इंटेंशन है, जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है होल सोल, उसको आप कायदे से पढ़ करके आइएगा। और दूसरा सवाल जो जरूरी सिद्धांत आपके लिए है कि स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज अ होल इन इट्स कंटेक्स्ट, वो भी सिद्धांत आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है दोनों अलग बड़े सवाल बने, हो सकता है AB करके सवाल पूछा जाए, तो दोनों को कायदे से पढ़ लीजिएगा, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर को और स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज अ होल इन द कंटेक्स्ट को। तीसरी यूनिट में जो रूल्स हैं, वो रूल्स आपके लिए सारे के सारे, इंटरप्रिटेशन के सारे रूल्स आपके लिए ज़रूरी हैं। वहाँ पर आप लिटरल रूल, मिसचीफ रूल, गोल्डन रूल, इन तीनों को कायदे से पढ़ करके जाइए। मैं दोबारा कह दूं कि लिटरल रूल, मिसचीफ रूल, गोल्डन रूल सबसे अधिक बार पूछा गया है, और प्रयास करिए कि जिस समय आप गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं उस समय आप मिसचीफ और लिटरल से उसकी तुलना जरूर कर लें, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करके ज़रूर जाएँ। आगे बढ़ें तो आपके लिए हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन, और जो उसी के तरीके से आपको सुनने में लगता है बेनिफिशियल कॉन्स्ट्रक्शन। तो आप देखिए कि सामंजस्यपूर्ण
और लाभान्वित करने वाले, इन दोनों में अंतर क्या है? मीन्स आप जिस समय आप हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन को एक बड़े सवाल के तौर पर पढ़ रहे हैं, उसका जवाब देख करके आ रहे हैं, उसको बेनिफिशियल कॉन्स्ट्रक्शन से तुलना करके पूछिए। कई बार पूछा जाता है कि सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का क्या मतलब है, कई बार पूछा गया है कि पहले वाले के साथ दूसरे वाले की तुलना करके, तो वो सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक सवाल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का जरूरी है और एक सवाल ये कॉन्स्ट्रक्शन वाला। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो किसी भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में जो एड्स हैं, जो सहयोगी कारक हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या क्या है, क्लॉजेज हैं, या एक्सटर्नल में कोई किताबें हैं, कोई जुडिशियल सेइंग है, तो आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एड्स को कायदे से पढ़ लीजिएगा। जो भी सहयोगी कारक होते हैं, चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो टैक्सिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो पीनल इंस्टीट्यूट है, उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से होना चाहिए। कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्या जो पीनल इंस्टीट्यूट है उनका इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि नहीं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो टैक्सिंग इंस्टीट्यूट है, क्या उनका लिटरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए या स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उसका सख्त अर्थान्वयन होना चाहिए। तो आप ये देख करके जाइएगा चौथी यूनिट से 2 सवाल कि टैक्सिंग इंस्टीट्यूट और पीनल इंस्टीट्यूट का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, स्ट्रिक्ट होता है या सामान्य होता है। और दूसरा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है इंटरनल एक्सटर्नल एड्स वाला सवाल। उसके बाद रूल्स मैगजीन में दोबारा से आते हैं, वहाँ पर आपने एक तो रूल देखा गोल्डन रूल, लिटरल मिस्चीफ रूल, जिसमें गोल्डन रूल को सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो विशेष पढ़ के जाइएगा। एक बार इंटरप्रिटेशन का मुझे याद आता है 3 इयर्स में या ऑनर्स में जब भी पेपर आया था, ऊपर एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और उस स्टेटमेंट को देने के साथ नीचे ये पूछा गया था कि इसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपको वहाँ पर उस पर स्टेटमेंट देखना है, उस स्टेटमेंट को देखना है इससे मेरा मतलब है कि अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो उसके लिए तैयार रहेगा। और आप ये भी देखिएगा कि चाहे गोल्डन रूल हो, चाहे लिटरल रूल हो, चाहे मिस्चीफ रूल हो, उससे रिलेटेड अगर कोई बड़ा केस लॉ है तो लीडिंग केस लॉ है तो कायदे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गोल्डन रूल का केस लॉ बहुत बार पूछा जाता है। ढूंढ करके देख लीजिएगा, वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। एजुस्डम जेनरस आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर जिस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, जिस चीज़ को आप इंटरप्रेट न कर पा रहे हो, उसकी आप जीनस देख लीजिए, जीन्स देख लीजिए कि वो कहाँ से निकल के बाहर आया है। तो पहला लॉ मेकिंग की जो प्रक्रिया है, दूसरा इंस्टीट्यूट का क्लासिफिकेशन, चाहे वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट के संदर्भ में हो चाहे मेथड के संदर्भ में हो, और दूसरी चीज़ आपके लिए इंटेंशन ऑफ लिटरेचर ज़रूरी है, और इंस्टीट्यूट मस्ट बी रीड एज अ होल इन कंटेक्स्ट ज़रूरी है। रूल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन एजुस्डम जेनरस आपके लिए ज़रूरी है, इंटरनल एक्सटर्नल एड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और टैक्सिंग फिनल इंस्टीट्यूट का जो इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसका मतलब, जैसे रिपील का मतलब क्या होता है, निरसित करना हिंदी में उसको कहते हैं, रिपील करने का मतलब क्या होता है, रिवाइवल का मतलब क्या होता है। कमेंसमेंट में और इन्फोर्समेंट में बहुत बड़ा अंतर है, WEF करके लिखा होता है आपके एक्ट में ऊपर, उसको कायदे से जानते रहिएगा। तो मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सवाल यहाँ से हो सकता है आए तो अच्छे से करिएगा, और जिस भी इंस्टीट्यूट के किसी भी टर्म का आप मतलब ना समझ पाएँ, उसको आप चाहें तो जनरल कॉजेज एक्ट 1897 में देख सकते हैं। और अगर अपना जवाब फ्रेम करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो किसी एक्ट के सहायता से हो पा रहा है, तो वो एक्ट है जनरल कॉजेज एक्ट 1897 का। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, LLB ऑनर्स 7 सेमेस्टर के छात्रों को जिनका पेपर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स का है, सविधियों का। अच्छा, एक चीज़ और है, इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब जरूर अपने जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा कि इंटरप्रिटेशन का मतलब और कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्वचन का मतलब, अर्थान्वयन का मतलब क्या होता है। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि कई बार सवाल में ही आपसे पूछा जा सकता है, उसके आगे इंटरप्रिटेशन ना लगा करके कॉन्स्ट्रक्शन पूछा गया है, उसको देख लीजिएगा कि क्रियान्वयन अर्थान्वयन का मतलब क्या होता है और निर्वचन का मतलब क्या होता है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद है कि यहाँ से आपको कुछ मदद मिलेगी। अगले पेपर के सवालों को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।